तो आज मैंने जो है लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 के बारे में पढ़ा और मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में इन द ईयर 2011 देयर वाज अ ह्यूज मूवमेंट and this movement was so big a news that it occupied the prime time of all the newspapers for so long and so wide, and thereafter a joint committee with the government representatives on the one hand and the representatives of the civil society on the other hand was formed. We are very well aware of this fact, but subsequently the Lokpal and Lokayukt bill, after many efforts, after many problems, जो है 2013 के दिसंबर 17 को पास हो गया राज्यसभा से, 18 दिसंबर को लोकसभा से पास हो गया। उसके बाद में 1 जनवरी को जो है पब्लिश हो गया और 16 जनवरी से फोर्स में आ गया। ये हमारा लोकपाल और लोकायुक्त बिल। इसके बारे में बहुत सारी मैंने बुराइयां सुनी, तमाम अरविंद केजरीवाल, अन्ना हज़ारे और सब लोग जो है इसके बारे में बुराइयां कर रहे थे। बट जब मैंने इस ऐड को पढ़ा तो मुझे ये लगा कि इस ऐड के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, बट इस ऐड के अंदर उतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं जितनी प्रॉब्लम्स अन्ना हज़ारे और लोकपाल और लोकायुक्त वाले जो बाकी सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, अरविंद केजरीवाल ये सब बोल रहे थे। अरविंद केजरीवाल वालों की डिमांड ये थी कि जो लोकपाल और लोकायुक्त है उसको खुद के पास में पावर होनी चाहिए, वो किसी की ऊपर पे फाइन इम्पोज कर सके। देखिए, इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंशियल सिस्टम में जो बंदा इन्वेस्टिगेट करता है और जो बंदा जज करता है किसी को, हमेशा डिफरेंट होता है। तो अगर लोकपाल के पास इन्वेस्टिगेशन की भी पावर होती है और लोकपाल के पास में फाइन करने की भी पावर होती, तो ये तो वही होता कि जिसने इन्वेस्टिगेशन की वही जज बन जाता, तो ये कतई भी सही नहीं होता। दूसरा, अरविंद केजरीवाल और उन लोगों का कहना था कि जो पावर होनी चाहिए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट में, तो सीबीआई पूरी तरीके से लोकपाल और लोकायुक्त के अंडर में होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये भी एकदम सही तरीका नहीं है। मतलब लोकपाल और लोकायुक्त को आप सीबीआई की टॉप की एजेंसी नहीं बना सकते। जैसे आप पुलिस को देख लो, पुलिस के कई फंक्शंस हैं, पुलिस के कई रोल्स होते हैं। तो पुलिस एक तरफ तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है, पुलिस दूसरी तरफ लोकपाल वो जुडिशरी से भी प्रभावित होती है, जुडिशरी के भी अंदर होता है। तो हम देखते हैं एक तरफ तो जुडिशियल कंट्रोल होता है, दूसरी तरफ जो है पुलिस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। वैसे ही लोकपाल वाले केस में क्या किया इन्होंने सीबीआई के ऊपर, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के ऊपर लोकपाल और लोकायुक्त को पावर दे दी है केसेस को मॉनिटर करने की, केसेस का सुपरिटेंडेंस रखने की, जो कि बहुत बड़ी पावर है। इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने किसी भी प्रकार से कोई कमी छोड़ी है। तीसरी बात है कि उन लोगों को कहना था कि जजों को भी इसके अंदर ले आओ। देखो, जुडिशरी एक सेपरेट ऑर्गन है, जुडिशरी के अंदर इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत है। जुडिशरी अभी भी काफ़ी हद तक ईमानदार है। हम लोग पाते हैं कि लोअर जुडिशरी के अंदर लोगों को जो है टर्मिनेट तक कर दिया जाता है, जबकि एक्सिक्यूटिव में हम लोग टर्मिनेशन पाते ही नहीं है। सो इनफैक्ट टू से, और दूसरी बात क्या है कि जुडिशरी की रेपुटेशन, जुडिशरी का सम्मान बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि एक जुडिशरी के पास अपने आप में स्कोप ऑफ करप्शन कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, क्योंकि जो सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं बहुत ट्रांसपेरेंट होती हैं। चौथी बात, जब एक तरफ हम लोग जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल और जुडिशियल नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल ला ही रहे हैं, तो आखिर एक लोकपाल और लोकायुक्त को सबसे ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाने की क्या ज़रूरत है? किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप इतना पावरफुल नहीं बना सकते कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन जाए। ठीक है। अब मैं इस एक्ट के कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करना चाहूँगा, जिससे मुझे लग रहा है कि जो इसके अंदर कुछ कमियाँ हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे जो मुझे बड़ी इसके अंदर कमी लगी वो लगी अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल को लेकर। देखिए, लोकपाल के अपॉइंटमेंट के बारे में चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। मेंबर्स में 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे, 50% ऐसे लोग होंगे जिनके पास में करप्शन, नेशनल पॉलिसी, लॉ, ऑर्डर, मेंटेनेंस, फाइनेंस की फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज हो। वेरी गुड। ठीक है, बहुत ही अच्छी उनकी इंटीग्रिटी होगी, उनके अंदर तमाम फील्ड्स का एक्सपीरियंस होगा। वेरी गुड। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब लोकपाल का अपॉइंटमेंट होगा तो सबसे पहले एक सिलेक्शन कमेटी होगी। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन है? एक तरफ है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन? जो सत्ता में पार्टी है उसका चीफ प्राइम मिनिस्टर। नंबर 2 पे कौन है? स्पीकर। स्पीकर को कौन बनाता है? जो सत्ता में पार्टी है वो बंदा स्पीकर को बनाता है। नंबर 3 में कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। चलो ठीक है। बट लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा में हम लोग क्या पाते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब ये होता है कि वो बंदा
जो कि अपोजिट जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसका जो चेयरमैन है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मतलब माना जाता है उस एक्ट के लिए। इसमें ये बात नहीं लिखी गई है, मतलब जैसा इस लोकसभा में है, इस लोकसभा में कांग्रेस के पास इतनी कम सीट आई है कि वो अपोजिशन की पार्टी नहीं रह गई, तो कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं। जब कोई लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं है तो क्या लोकपाल के अपॉइंटमेंट में किसी भी लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई यूज नहीं रहेगा? मतलब जो इकलौता चेक और बैलेंस बचा था वो भी चला गया। इन तीनों के अलावा चौथा आदमी कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और पांचवा कौन है? ये चारों किसी एक ऐसे एमिनेंट ज्यूरिस्ट को अपॉइंट करेंगे, वो पांचवा बंदा है। मतलब कुल मिला के सरकार की प्राथमिकता है। फिर इसके बाद बहुत ही मजेदार बात, सिलेक्शन कमेटी बनेगी। सिलेक्शन कमेटी के अंदर 7 लोगों की कम से कम एक सर्च कमेटी बनाएगी। ये सिलेक्शन कमेटी, ये जो 7 लोग होंगे बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के लोग होंगे, पर इसमें रिजर्वेशन करवा दिया, 50% इसके अंदर रिजर्वेशन होगा। चलो रिजर्वेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात कि जो सर्च कमेटी सिलेक्शन कमेटी के पास रिकमेंडेशन दे रही है,